मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर कनिका वाधवा जी। कनिका वाधवा जी एक डेंटिस्ट और कॉस्मेटियोलॉजिस्ट हैं। शी इज द को ओनर ऑफ अ पॉली क्लिनिक ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट और मैम ने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की भी शुरुआत करी है जिसका नाम है नमस्वी। वैसे तो मैम को मोर देन 10 अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन स्पेशली उनको ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया से एप्रिसिएशन भी मिला है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे मैम काफी एक्टिव रहते हैं और काफी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। Thank you so much, Sonika and Golden Mango, because considering me for this interview, आपने मुझे इतना कंसिडर किया और हम आज साथ में जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, क्योंकि कोई भी जो कोई काम कर रहा होता है ना, अगर उसे कहीं से भी एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना, तो उसकी काम की एफिशिएंसी और उसके काम करने का जो एंथुसियाज्म है ना, वो बढ़ जाता है। मतलब और ज्यादा वो अच्छे से काम करते हैं। तो इन अ वे आप जो सारी इंस्पायरिंग वुमेन है ना, उनका काम, उनके अच्छे काम में और जो वो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स करेंगे, उसमें एक ऑटोमेटिकली आपका कंट्रीब्यूशन आ गया है। क्योंकि जब आप ये इंटरव्यू करते हो तो हमें और ज्यादा हम बूस्ट हो जाते हैं और अच्छा करने के लिए। तो यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ दोज इंस्पायरिंग वुमेन projects, future projects. So you're yourself an inspiring woman in a way. थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम, इट मीन्स अ लॉट एक्चुअली। और मे बी के आपको इससे बेनिफिट होता है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिलता है आप जैसे सक्सेसफुल लोगों से बात करके, उनकी लाइफ की जर्नी शेयर करके। ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है और आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को भी नए रास्ते और नए तरीके पता चलते हैं अपनी लाइफ को डील करने के। ओके, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके जीवन के सफर की यादें ताजा करने के लिए। तो आपके बचपन में आपको लेके चलते हैं। बचपन में आप कैसे थे और आपका चाइल्डहुड कैसा बीता है, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं पहले। जी मैम। I'm born and brought up in New Delhi. तो ओके। मेरे पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स थे। लाइक माय मदर वाज अ गवर्नमेंट टीचर। अभी शी वाज रिटायर्ड जस्ट इन ईयर बैक। उन्होंने अपना 2 इयर्स का एक्सटेंशन लिया और शी वर्क थ्रू आउट। तो हमने शुरू से उन्हें एक्टिव देखा है कि बहुत ज्यादा एक्टिव, मतलब सुबह से उठ के लग जाना और सारा काम काज देखना। और ऐसे ही पापा भी, ही इज ऑल्सो, आई बिलोंग टू वेरी वेरी मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे हमने देखा है कि दोनों पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्क करके दे आर ट्राइंग टू गिव बेस्ट टू देयर किड्स एंड दोज वैल्यूज। जी। तो उसकी एक जो वैल्यू होती है ना, उसकी जो एक कदर होती है, वो बहुत ज्यादा एक आपको अर्ली चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी मम्मा सुबह से इसलिए जाती है क्योंकि शी वांट्स टू गिव यू ब्राइट फ्यूचर। तो वो वहीं से एक शुरुआत हो जाती है। एंड सेकेंडली, मैंने अपने, अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूं या अपने पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग में, तो सबसे ज्यादा एक मेन वैल्यू रही है ना, जो मेरे ब्रदर और मेरे में जो इंस्टिल हुई है, जो पेरेंट्स को देखकर, वो शायद एक कंपैशन की होगी। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर मेरे मेरे फादर किसी रिक्शे वाले, मतलब रिक्शे में आते थे ना, तो उनको ये था, उनका ध्यान नहीं रहता था इसने शूज कौन से पहने हैं, इसके पास ये चीज है या नहीं है। तो उतर के घर आके वो, मतलब सबसे पहले अपना बैग रखने से भी पहले ये पूछते थे, तुम्हारे पास ये है क्या, उसको दे दो, उसको दे दो। तो ये चीज ना हमने शुरू से देखी है। मतलब आप मानोगी नहीं, गर्मी, इतनी तेज गर्मी में जब हमारे घर में आइसक्रीम भी कट होती थी ना, तो माय फादर यूज टू ऑफर फर्स्ट पीस टू द गार्ड स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, जो बाहर सोसाइटी के गेट, उसको देने जाते थे। तो ये चीजें ना हमने शुरू से देखी है, एक्सपीरियंस करी है, कि एक कंपैशन का होना और एक काइंड हार्ट होना ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वीकनेस है, लोग आपकी एडवांटेज ले लेते हैं और आप काइंड हार्ट बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक काइंड हार्ट होना, और आगे वाले की परेशानी या उसका दर्द या उसकी चीज को समझना। बिल्कुल। That's how it passes from generations to generation. And as a child, and today also, I'm a very naughty person. मतलब वो मेरी आईज में भाग वो दिख जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि यू शुड कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव
ऑलवेज, हम्म, मतलब एट हम्म, एवरी एज। तो अभी भी मतलब अगर मुझे कोई एकदम से अनप्लैन्ड छुट्टी मिल जाए, या मतलब मेरा एक फेवरेट मील हो, या मैं एक हम्म, मार्केट जाकर छोटी सी चीज भी शॉपिंग कर कर आ जाऊं, इट कैन बी हम्म, एज स्मॉल एज पैकेट ऑफ बिंदी और हम्म, एनीथिंग, इट विल ब्रिंग अ ब्रॉड स्माइल ऑन माई फेस, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग। क्योंकि छोटी छोटी चीजें और अपने अंदर एक छोटा बच्चा वो एक हम्म, अंदर रखना ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप चाइल्डहुड की बात कर रहे हो lovely। ना, तो चाइल्डहुड इज हम्म, स्टिल इन मी, क्योंकि आई डोंट लेट दिस इनर चाइल्ड इन मी डाई एवर। जी। तो जैसा आपने कहा कि आप बचपन में बहुत नोटी थी और अभी तक भी आप नोटी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये आपकी पर्सनैलिटी का एक एट्रीब्यूट है, या फिर अगर कनिका को इंडिविजुअली डिफाइन करना हो अपनी पर्सनैलिटी को कि हु इज कनिका, तो कनिका अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करती? जैसे मैंने बोला ना, मेरे अंदर मुझे सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो ट्रेट लगता है, और जो मुझे लगता हम्म, है जो मेरी बाकी सारी क्वालिटीज को ओवर पावर करता है, और एक डोमिनेटिंग ट्रेट होता है ना हमें, कि वो सबसे ज्यादा हम्म, होता है। तो आई फील दैट आई थिंक मोर विद माई हार्ट देन माई माइंड, एंड माई इमोशंस ओवर रूल माई माइंड, एंड दैट्स माई स्ट्रेंथ। मैं उसको, बहुत सारे लोग उसे हम्म, वीकनेस मानते हैं कि इमोशनल होना वीकनेस, हम्म, वीक होना होता है, बट मुझे लगता है वो मेरी स्ट्रेंथ है, बिकॉज दैट हेल्प्स मी गाइडिंग एंड सेलिंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ। उससे मुझे हम्म, डिवाइन गाइडेंस मिलती है। जैसे हम्म, आई एम ब्लेस्ड, मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी प्लान नहीं करनी पड़ती, इट कम्स माई वे। अच्छे लोग हम्म, जैसे आप, जैसे वो मेरे साथ जुड़ जाते हैं अपने आप। तो मुझे लगता है वो हम्म, कहीं ना कहीं इज अ डिवाइन गाइडेंस, एंड इट इज हम्म, बिकॉज दैट आई डोंट, आई वर्क विद ऑल माई हार्ट। बहुत ज्यादा दिमाग लगा के चीजें, और बहुत ज्यादा नहीं कि करते हो। कैलकुलेट हम्म, करके, कैलकुलेट होके चीजें मुझे करनी भी नहीं आती, और मैं करना चाहती भी नहीं हूँ। तो दैट्स हाउ आई वर्क, दिस इज माई बिगेस्ट। आपने पूछा हुज करने का, तो आई वर्क लाइक दैट। एंड वेरी थैंकफुली आई एम इन नाइस। प्रोफेशन जहाँ पे काइंडनेस और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एम्पैथी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई एम डॉक्टर, तो वो हम लोगों के लिए, और मतलब आई एम इन अ प्रोफेशन जो मेरे लिए चोजन वन है, तो आई फील गुड बट टू बी इन मुझे दिस। तो लगता है कि डॉक्टर जो है वो सबसे ज्यादा उनका जो हार्ट होता है स्ट्रोंग होता है, वो कितना भी मतलब परेशान हो इंसान स्ट्रॉन्ग उसको हार्ट, हाँ, देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इस हार्ट, तरीके से। एग्जैक्टली। जी। मेरे को ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग हार्ट होना इसलिए क्योंकि मन पक्का करके हमें वो चीजें करनी है। लेकिन आप किसी हम्म, का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो कुछ भी, तो आपको उसका पेन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप उसको हम्म, बेटर। जैसे एक बोलते हैं ना कि हो सकता है एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट एक अच्छा टीचर नहीं हो, क्योंकि उसे हम्म, कंसेप्ट शायद बहुत जल्दी समझ आते हैं, लेकिन जब वो समझाने पे आएगा तो उसको उस हम्म, लेवल पे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा, और मुझे समझ हम्म, उसको समझाना है, चाहे 10 बार चाहे 20 बार। तो ऐसे एक हम्म, डॉक्टर को भी पेशेंट के लेवल पे ही जाना पड़ेगा और उसका दर्द समझना पड़ेगा। हम बोलते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन इन आवर हम्म, हार्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट पेशेंट इज गोइंग थ्रू पेन, एंड वी हैव टू हम्म, एंश्योर हाउ टू सूद हिम और हर आउट ऑफ दैट, कि प्रोसीजर भी चलता रहे, और जो भी जिस तरह से सूद करना है पेन, वो भी साइड बाय साइड चलता रहे। उसको एकदम मन हम्म, पक्का करके ऐसे नहीं कर सकते कि दर्द होगा और करना है और तुम्हें सहना है हम्म, और कर दो। हाँ, आई डोंट वर्क जी। लाइक दैट। हम्म। ओके, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट और कॉस्मेटियोलॉजिस्ट हैं, तो ये कहाँ से आया? लाइक पहले से ही ये सेट था माइंड में कि डॉक्टर ही बनना है, डेंटिस्ट बनना है, या फिर किसी से इन्फ्लुएंस हुए आप इस करियर के लिए? ऑनेस्टली ये मेरे डैड का ड्रीम है, मतलब पापा का ही ड्रीम था। ओके। हमारी जनरेशन में कोई डॉक्टर नहीं था, तो हम्म, फिर मेरे ताया जी, पापा, इन सबको ये था कि हमारे बच्चों को डॉक्टर बन, सबको होता है कि डॉक्टर इंजीनियर पे हम्म, ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं पेरेंट्स। हम्म, तो जब आप टेंथ के बाद एक बायोलॉजी ले लेते हो, जो भी बच्चा बायोलॉजी सब्जेक्ट लेता है, आई थिंक उसकी कहीं हम्म, बैक ऑफ माइंड में होता है एक डॉक्टर बनने हम्म, का। हम्म, तो आई वॉन्ट ऑलवेज, एंड आई वॉज अ चाइल्ड, चाहे मैं नॉटी थी बहुत और अभी भी हूँ, हम्म, लेकिन एक चीज मैंने हमेशा फॉलो करी है कि जैसे अगर पेरेंट्स बोल देते थे कोई चीज की करनी है, तो हम्म, उस पर डाउट नहीं होता था, अभी तक भी नहीं होता कि वो चीज शायद हम्म, गलत होगी या वो चीज ठीक हम्म, है या नहीं। वी यूज्ड टू फॉलो इट ब्लाइंडली। तो उस टाइम तो हम्म, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ और क्या हो रहा है। तो
आजकल बच्चे ज्यादा अवेयर है, हमें जैसे बोल दिया गया कि डॉक्टर अच्छा रहेगा, गर्ल्स के लिए भी अच्छा है। फिर मेरे फादर ही वाज लाइक कि डेंटिस्ट्री इज गुड बिकॉज इसमें इमरजेंसीज कम होती है, तो बीइंग अ फीमेल यू कैन अटेंड टू योर फैमिली एंड टू योर पेशेंट नीड्स एज वेल, सो डेंटल स्ट्रीम इज बेटर for girls. So that decision also I took very wholeheartedly. मैंने बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वंस आई वेंट टू कॉलेज एंड आई सॉ देयर, वहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल वर्क होता है डेंटिस्ट्री में, बहुत ज्यादा। मतलब ये दांत को बनाओ, एक सोप से एक दांत को कार्व करो, ये करो वो करो। तो फिर देन आई ऑनेस्टली मैं बहुत, हर हमारे सबकी लाइफ में एक सिचुएशन आती है जहाँ हमें गिव अप करने का मन करता है। तो मेरे भी ऐसा हुआ था जब मैं पढ़ने गई थी, ऑल्दो आई वाज अमंग टॉपर्स, बट आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप। मैंने सेकेंड ईयर में तो घर पे फोन भी कर दिए थे कि मुझे करना ही नहीं है। यहाँ पे इतना प्रैक्टिकल वर्क करा दे कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है और सारा दिन प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है, तो समझ में ही नहीं आता कि पढ़ो कब और काम कब करो। तो मुझे मेरे को किसी और फील्ड को लेना चाहिए था, डेंटिस्ट्री को नहीं लेना चाहिए था। मेरे को रिग्रेट भी हुआ था। देन माय फादर सेड दैट यू आर इन मिड वे, जो अगर आप अभी छोड़ोगे तो जो अभी तक इतनी मेहनत की है वो भी आपकी खराब हो जाएगी, तो गो अहेड। और ऐसा सबको एक बार को लगता है हर डिसीजन में। And today I feel fortunate that I didn't give up, and dentistry has given me so much. And every day, with folded hands, I pay gratitude to God, to my parents, that I chose this profession, and it's a wonderful profession, and I'm proud to be dentist. बहुत ही, I mean, I'm passionate about my work. मेरे को अच्छा लगता है। Now I look forward to going to clinic. हाँ। मैम, तो बीइंग अ डेंटिस्ट, जो लोग इस करियर को अपनाना चाहते हैं या फिर जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इस प्रोसेस में जा सकते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए कि किस तरीके से रहता है पूरा प्रोसेस, कब उनको ज्वाइन करना चाहिए, कब से उनको तैयारी करना चाहिए? जी मैम, और कितना एक टाइम लगता है? जब भी हम डॉक्टर्स का कुछ भी हम चूज करते हैं मेडिकल प्रोफेशन, सो फर्स्ट थिंग तो आफ्टर 10th यू हैव टू चूज योर सब्जेक्ट वाइजली, यू हैव टू टेक बायोलॉजी। और आपका जब एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, यू अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी बेटर, तो यू आर ऑटोमेटिकली ऑन योर वे। उसके बाद व्हेन यू गेट गुड एडमिशन इन गुड कॉलेज, तो डेंटिस्ट्री में जैसे कि मैंने कहा कि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हैंड एंड स्किल वर्क, लॉट ऑफ पेशेंस। कि आपको अगर कोई चीज बनानी है तो आपको पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए और कंट्रोल्ड एंड स्किल्ड हैंड चाहिए। आप जैसे समझ सकते हो, हम एक दांत में अगर वर्क करते हैं तो साइड में टंग भी है, साइड में चीक भी है, तो हमारा हैंड बहुत कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि जो ड्रिलिंग मशीन है इट रोटेट्स, उसकी एक सेकंड में कितनी रोटेशंस होती है। तो अगर हाथ इधर से इधर जरा सा हो गया तो पेशेंट कैन गेट हर्ट वेरी वेरी बैडली। तो ऑल डेंटिस्ट, whenever you are working, you have to keep all your thoughts, all your worries, all your things aside, and you should be absolutely focused on your work, on that particular tooth and what you are doing, because आपके you are working on a live patient। और हमारे ज्यादातर प्रोसीजर्स में ऐसा भी नहीं है कि एनेस्थीसिया दे के आप काम करते हो। जैसे आप कोई सर्जरीज वगैरह कर रहे हैं तो उसमें एनेस्थीसिया आपने दिया हुआ है, लेकिन डेंटल प्रोसीजर्स में सिर्फ एक दांत निकालने और एक आरसीटी के अलावा ज्यादातर प्रोसीजर्स लाइव, और पेशेंट बिल्कुल, पेशेंट बीच में हाथ भी उठाता है कि उसे रिंस करना है, और कई बार पेशेंट को कुछ बोलना है। तो मतलब आपको सब कुछ, एक आंख इधर और पूरे सब चीज पे बिल्कुल पेशेंट पे ही फोकस रखना है। और इसी तरह से मतलब आपको एक चीज समझनी है कि आपने जो डिसाइड किया है स्ट्रीम, आपको उसमें अभी सिर्फ फोकस नहीं, जिस फोकस से आप पढ़ाई करोगे उसी फोकस से पेशेंट्स भी करने हैं आगे तक। शायद इसलिए हमारे प्रोफेशन को प्रैक्टिस बोलते हैं अभी आगे तक भी। चाहे डॉक्टर 50 साल का भी हो जाए, उसकी प्रैक्टिस ही बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, क्योंकि एवरी डे यू हैव टू गो विथ सेम डेडिकेशन, सेम पैशन एंड सेम फोकस। यू कैन लूज दैट। चाहे आपके घर में कुछ भी चल रहा है, चाहे आप कितने भी खराब मूड में गए हो, लेकिन वहां पर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर 100%। डॉक्टर्स के लिए स्पेशली मैं एक ये मैसेज देना चाहूंगी, जो डॉक्टर्स का ग्राफ होता है ना, सक्सेस ग्राफ, इट इज वेरी वेरी स्लो। जैसे हमें 5 years वहीं पढ़ने में लग जाते हैं, देन यू कम आउट, देन फिर क्लिनिक सेटअप, देन क्लिनिक में भी देन इनिशियल टाइम इज वेटिंग टाइम, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू मेक योर प्लेस, मेक योर नेम।
तो इन दैट प्रोसेस ना यू टेंड टू गिव अप एंड यू फील फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स कि इतना टाइम मेरे साथ के जो मेरे कोलीग्स थे, जो क्लासमेट्स थे, वो कहाँ पहुंच गए और हम क्या कर रहे हैं और इतना पढ़ के हम कर क्या रहे हैं। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है सब। लेकिन उस टाइम अगर आप इफ यू गोइंग ना, it is especially my message to all the medical students and doctors at that time if you keep going and आपको ये समझना है कि ये ग्राफ स्लो है बट इट इज हाईली रिवॉर्डिंग एंड इट इज फ्रूटफुल। उस टाइम पे जो आपके एफर्ट्स है वो बहुत इट विल बी रिवॉर्डेड इन मेनी फोल्ड्स। जो वापस आ जाएगा और जो आपको फेम मिलेगा और जिस तरह का रिस्पेक्ट मिलेगा इट इज अनमैच्ड इन सोसाइटी। और स्पेशली कोविड टाइम्स में लोगों को डॉक्टर्स की कदर ज्यादा समझ आ गई है। ये मैंने खुद विटनेस किया है। अब लोग ज्यादा समझते हैं कि डॉक्टर्स कैसे फ्रंट लाइन पे, और जिस टाइम पे आप 3 मास्क लगा के बाहर जाते थे, हम मास्क उतार के पेशेंट के मुंह में झांक के और पूरा अपना काम कर रहे थे। सो दिस इज अ बिग बिग थिंग नाउ पेशेंट हैव। उस टाइम पे पेशेंट्स जो ग्रैटिट्यूड फील करते थे ना, उनकी आईज में दिखता है और अभी तक भी दे यूज्ड टू कम एंड पे ग्रैटिट्यूड टू अस कि मैम प्लीज एक बार देख लो, और वो मास्क उतारने में भी हेजिटेट करते थे। तो दैट इज अ बिग थिंग। या रियली दैट्स अ बिग थिंग। और जैसा आपने कहा, ये जो डॉक्टर्स का जो क्वालिटी है ये अनमैच्ड है और रेस्पेक्टिव जॉब है बिल्कुल। क्योंकि जब कोई बीमार होता है या फिर क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एक होप के साथ जाते हैं कि हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स बीइंग अ डॉक्टर बहुत बड़ा काम आप लोग करते हैं। और कोविड में तो आई थिंक बिग बिग सैल्यूट के जिस तरीके से डॉक्टर्स ने अपना काम किया है और अपने परिवार की परवाह किए बिना उन्होंने हर किसी को देखा है, हर किसी का साथ दिया है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब वर्ड्स में आप उनको थैंक्स भी नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा काम डॉक्टर्स ने किया है। ओके। एंड आई थिंक दैट शुड बी इन एवरी प्रोफेशन ऑल्दो, बट इन डॉक्टर्स इट इज मस्ट। और बस वर्ड ऑफ वेरी एडवाइस यही है, पर्टिकुलर जी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डोंट गिव अप। और अपना हम्म, ये तो पक्का है, जो डॉक्टर्स बनने जाते हैं या हॉस्टल में पढ़ते हैं उन्हें पता है, जिसने अगले दिन फेल भी होना होता है उसकी लाइट भी सुबह 5 बजे तक जलती रहती है। जिसने जो टॉपर होता है उसकी भी जल रही होती है। मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये प्रोफेशन हम्म, अगर ये प्रोफेशन चुना है तो कमर कस के जाओ। और अच्छे से आप हम्म, समझ लो कि 4-5 साल आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसके हम्म, बिना देयर आर नो शॉर्टकट्स इन नहीं दिस। होगा जी। हाँ। Okay, you are the owner of नमस्वी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको स्टार्ट करने के पीछे आपका क्या माइंडसेट था कि क्यों नमस्वी की शुरुआत करी आपने और किस तरीके से थोड़ा ये सा लोगों को हेल्प करता है? थोड़ा सा फनी है इसका स्टार्ट, क्योंकि व्हेन माय जी। आई हैव टू डॉटर्स। आई हम्म, हैव टू डॉटर्स एंड एल्डर वन इज तेजस्वी एंड यंगर वन इज नम्या। तो व्हेन एल्डर वन ओके। टर्न 10, जब उसका 10th बर्थडे हम मना रहे थे ना, तो मैं ये सोच रही थी यार बच्चे बड़े हो गए और पता भी नहीं चला है। अब नाउ शी इज 10 year old, तो आई एम ऑल्सो एजिंग नाउ। तो इट्स अब पढ़ लिया, क्लिनिक सेट हो गया, और आप उस कहीं ना कहीं वहां उसके पहुंच गए जहां पहुंचना चाहते थे। तो इट्स टाइम टू पे बैक टू सोसाइटी। तो आई शुड बी थिंकिंग ऑफ सम सोशल वर्क और समथिंग। तो मुझे इनिशियली बहुत डिस्करेज, मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली, मतलब सही मायनों में लोगों ने डिस्करेज किया कि तुम क्यों? डॉक्टर हो, तुम्हें टाइम नहीं मिलता है, क्लिनिक से ही फुर्सत नहीं होती है, दोनों बच्चे संभालने हैं और एक सोशल वर्क का और स्टार्ट कर दोगे। मेरे कुलीग्स वगैरह ने भी मुझे बोला कि ये तो टाइम कमाने का और अपने करियर में न्यू हाइट्स पे जाने का है। ये सोशल वर्क तो ओल्ड एज में करते हैं लोग। और यही चीज मैं थ्रू योर प्लेटफॉर्म आई वांट टू गिव मैसेज। जैसे मैंने पहले भी बोला, सोशल वर्क का कोई एज नहीं होता है। आप ऐसे तो नहीं सोच सकते ना कि आज आपका मन किसी को देख के परेशान हुआ है कि उसके पास ये चीज नहीं है या उसको ये चीज मिलनी चाहिए, और आप सोचते नहीं मैं जब 50 साल की होंगी तब मैं उसे देने जाऊंगी। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे ही हैं जो ये सोचते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद सोशल वर्क करेंगे, हम उसके बाद एक एनजीओ से जुड़ेंगे। आई वुड लाइक टू गिव मैसेज टू देम, चैरिटी बिगिंस एट होम। ऐसा नहीं है कि
आपको सोशल वर्क करने के लिए, आपके अच्छे इरादों के लिए, प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशंस के लिए कोई एनजीओ ही चाहिए। अगर आप अपनी मेड को भी सपोर्ट कर दोगे ना, अगर आप उसके बच्चों को भी सपोर्ट कर दोगे या अपने आसपास की एक दो फैमिलीज को भी सपोर्ट कर दोगे, योर पर्पस विल बी सॉल्व टू ग्रेट एक्सटेंट। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक एनजीओ ही बनाना है और तभी सोशल वर्क से जुड़ना है। ये छोटी छोटी चीजें माध्यम बन जाती है, उससे आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन it should be started at early age. And Namasvi started with a name because my daughters are Namya and Tejasvi. So I joined their name as Namasvi. This thought crossed my mind in her birthday party itself that tomorrow, ओके। from tomorrow, I'm gonna do something. बहुत हो गया, मुझे कुछ करना है। तो मैंने तभी सोच लिया था। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, बाय गॉड्स ग्रेस, अभी मैंने लोगो नहीं बनाया था, मैंने बैनर नहीं बनाया था, एंड अपॉर्चुनिटीज केम माय वे वन आफ्टर वन। एक अपॉर्चुनिटी वहां से अच्छा लगा, दूसरी अपॉर्चुनिटी, मगर फिर उसके बाद कुछ डिवाइन हेल्प ही थी, डिवाइन गाइडेंस ही है आज तक भी, कि मुझे नहीं जरूरत पड़ती कि मैं आगे से किसी कुछ प्लान करूं, मेरे पास खुद से अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं कि आप ये काम कर दो। और मैं ये चीज बोलूंगी कि जब आपके व्हेन यू जॉइन हैंड्स फॉर अ गुड वर्क, थाउजेंड ऑफ हैंड्स जॉइन यू। तो आप बस अपना इरादा अच्छा नेक रखोगे तो बहुत लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। और very good thing this year is that my daughter has turned 13. She will turn 13 in July. तो अब उसको मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बता चुकी हूँ और उसको इस बारे में पता है। तो अब जो मेरी 5-6 इवेंट्स है, शी विल बी पार्ट ऑफ इट। आई हैव मेड हर, आई हैव असाइंड हर ड्यूटी, आई हैव टोल्ड हर, क्योंकि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो मेरे साथ जाएगी और वो मेरे साथ करेगी। एंड वी हैव टोल्ड younger one also that when you will turn 12 13, so we will involve you as well. So there is no age for ग्रेट social work. जॉब। There is there is no work for social work. There is no work for charity. It should begin at your home and it should begin at young age. जितने छोटे बच्चे को आप इन्वॉल्व करोगे ना, वो उतना उतना अच्छा इंसान फ्यूचर में बनेगा और वो फ्यूचर में एक एक्सपीरियंस होगा उसके पास और ज्यादा अच्छा करने के लिए। तो डोंट स्टॉप योर किड्स, उनको चैरिटी स्टार्टिंग से ही कराओ, छोटे होते से ही। तो वेरी नाइस इनिशिएटिव कि बच्चे को उस एज में बता देना और बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करना, क्योंकि जब हम अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को बताते हैं तो बड़े इंसान के साथ वो कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं, लेकिन बच्चा जब अपने बच्चे की तरह दूसरे को समझाएगा टीन एज में किस तरीके से डील करना चाहिए और किस एग्जैक्टली। तरीके की अब चीजें होती हैं, तो आई थिंक वो सही से कोप अप कर पाएंगे फिर उस चीज से। तो इट्स अ वेरी नाइस वो बच्चे इनिशिएटिव। बच्चे बच्चों की बात ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। लाइक मैंने अपनी डॉटर को यही रोल दिया है अभी, व्हेन वी विल बी गोइंग फॉर सेशंस, दैट शी विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग देम किट एंड हाउ टू बी पीरियड्स रेडी। लाइक कि कैसे आप अपना एक किट बना के रखो, अपने स्कूल बैग में भी रखो, और कहीं पे भी जाना है ताकि आपको टेंशन नहीं हो कि किसी टाइम भी आपको कुछ जरूरत है तो आपके पास सब कुछ है। तो जब एक बच्चा उनके लेवल पे जाके उन्हें समझाता है तो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ आता है। और in turn, what I get back at home, that satisfaction, that contentment, and on top of that, my girl, she understands better that it is a privilege to have that sanitary pad and how to value it, and उसको एक कर्ज की तरह नहीं लेना है एवरी मंथ कि ये क्या हो गया और ये क्या मुझे यूज करना पड़ रहा है। It using a pad itself is a privilege. I told my daughter that millions of girls in India, they don't have a toilet even. मतलब उनके पास अपना, हमारे तो घरों में अपने बेडरूम के साथ भी अपना अलग टॉयलेट है, और वो बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, और काफी घरों में फिर ये होता है कॉरिडोर में पूरे 5-5 फैमिलीज एक वॉशरूम यूज कर रहे हैं। तो उस लड़की के लिए, उस गर्ल के लिए कितना स्ट्रगलिंग है और कितना मुश्किल है उन दिनों में उस इस चीज से उभरना और आगे जाके कुछ करना। तो ये हमारे बच्चों को ना ये वैल्यू होना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड, व्हेन दे विल अंडरस्टैंड दिस पेन व्हाट अदर गर्ल्स आर गोइंग थ्रू, दे विल हेल्प देम बेटर। उनको वो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी मैम कि जितना लड़कियों को समझना जरूरी है, आई थिंक लड़कों को भी उतना ही समझना जरूरी है इस पॉइंट्स को, बिल्कुल बिल्कुल। कि वो इस मेंस्ट्रुअल
साइकिल को का मजाक नहीं बना सकते हैं अगर किसी गर्ल को इस तरीके की सिचुएशन में देखते हैं स्कूल में, क्योंकि ये इस तरीके की सिचुएशन है जो किसी टाइम जिसका हम कोई सर्टेन नहीं कर सकते हैं। तो जब स्कूल गर्ल होती हैं, कॉलेज गर्ल होती हैं, तो उनको जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि लड़कों को भी उतना ही अवेयर होना चाहिए उस चीज को लेके, ताकि वो भी कोऑपरेट करें। अभी ये टाइम ऐसा आ गया है कि जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों को ये वैल्यूज देनी बहुत जरूरी है। एक बच्चा अगर एक बॉय अगर हम उसको ये चीजें सब समझाएंगे तो वो अपनी मदर की बेटर केयर कर सकता है, अपनी सिस्टर की, अपने क्लासमेट्स की, और बाद में ही कैन बी बेटर हस्बैंड एंड बेटर फादर। हम्म, और इसके लिए एक मदर को ही चाहिए कि वो घर में, एक मदर, एक ग्रैंड मदर को चाहिए कि वो घर में एक ऐसा माहौल बनाए कि अगर हमारी छोटी बच्चियों को कुछ जरूरत है और अगर उनकी मदर घर पे नहीं है तो वो दे कैन रीच आउट टू देयर फादर ऑल्सो, टू देयर ब्रदर ऑल्सो फॉर हेल्प। एंड आई एम ब्लेस्ड विद टू डॉटर्स, आई डोंट हैव सन, तो मैं उसको अपने घर पे नहीं लागू कर सकती। बट हाँ, मैंने अपने एंड पे जो अपने घर में किया है वो ये किया है that my daughter has not yet started her period. तो उस when I am at work place, जैसे मैं क्लिनिक जाती हूँ तो मुझे बहुत लगता था कि मैं 5 4 5 घंटे बाहर हूँ और अगर पीछे से मेरी डॉटर को जरूरत है तो हु विल हेल्प हर आउट, और अगर घर में कोई नहीं हुआ तो कैसे वो हाउ विल शी कोप अप। तो नाउ शी नोज हर बॉक्स इज रेडी, और घर में उसके पापा को भी पता है, दादाजी को भी पता है कि अगर अगर बिटिया को जरूरत पड़ेगी तो उसको वो बस एक बॉक्स देना है, उसमें सब लिखा हुआ है, सब कुछ है, और उसको कैसे अपनी हेल्प करनी है और कैसे उसको एक उसका एक फेवरेट मील बना के, चाहे चाहे बच्चा एक मैगी क्यों ना मांगे, चाहे कुछ भी, उसको एक हम्म, कंफर्ट देना है जब तक कि उसकी मदर वापस। तो ये हर मदर को चाहिए कि इस चीज को एक विस्पर करके या बहुत पर्दे के पीछे रख के और बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होके नहीं डील करे, इसको एक माइलस्टोन की तरह। मैं स्कूल्स में भी जाकर यही बताती हूँ, जैसे बच्चों के दांत निकलते हैं, पहले वो बैठना हम्म, सीखता है, फिर चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, ये उसके माइलस्टोन्स हैं जो एक नेचर बाय नेचर डिसाइडेड है कि ह्यूमन बॉडी में होगा ही। तो उसी तरह ये एक माइलस्टोन है कि एक 12 13 साल की लड़की को पीरियड्स आएंगे ही, तो व्हाई कांट वी टेक इट दैट दैट ओपनली, दैट इतना हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और हमारे घर के मेल्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए ये माइलस्टोन फीमेल्स के लिए, and they should come forward to help, and females should not hesitate discussing it with their male family members, चाहे वो आपके दादाजी हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे चाचू हो, चाहे कोई भी घर में भैया है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि कंफर्ट लेवल फीमेल के साथ ज्यादा होगा, लेकिन अगर फीमेल घर पे नहीं है तो यू शुड सीक आउट हेल्प फ्रॉम एनीबडी। और स्कूल में भी जी। लड़कों को अपनी क्लासमेट्स को हेल्प करनी चाहिए, स्टेन या इस तरह से उनका मजाक बना के नहीं करना चाहिए। इट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। और इसमें सोने का बहुत अच्छा चेंज ये आया है कि आजकल जो सेशंस हो रहे हैं वो लड़कों के लिए भी हो रहे हैं, और पेरेंट्स में भी फादर भी आते हैं। ये कुछ स्कूल्स में चेंजेस आए हैं, इट इज अ वेरी गुड चेंज। मस्ट होना चाहिए कि लड़के और लड़की दोनों को इक्वली समझाई जाए ये चीजें कि ये कितना जरूरी है और ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, और उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि कर्ज की तरह देखना चाहिए। जी मैम, आप इस टॉपिक पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और काफी सारे ड्राइव में अपने आप को इन्वॉल्व किया है आपने। ओके, आपको एक बार इसके लिए रिवॉर्ड भी मिला था। अ, आप एक ड्राइव के पार्ट बने थे, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरीके से आपने ड्राइव कंडक्ट किया और किसके साथ मिलकर किया, और कैसा वो एक एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके के की ऑब्जर्वेशन रही, किस तरीके के लोगों से मिले आप? इट वॉज माई फर्स्ट सोशल प्रोजेक्ट। जब मैंने नमस्वी और ये सब सोचा, तो ऑनेस्टली मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नहीं सोचा था। मैंने सोचा था हम डॉक्टर है तो शायद हम कैंप्स लगा देंगे, कुछ मेडिकल सर्विसेज या लोगों को एजुकेट। मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का दूर दूर तक भी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। लेकिन रजनी जी एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि उनकी फ्रेंड को एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन सेशन कराना है, दे आर लुकिंग फॉर अ डॉक्टर। तो आई वॉज वेरी हेजिटेंट। मैंने बोला मेरा प्रोफेशन, मैं डेंटिस्ट हूँ, आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से बेटर कंसल्ट कर लो।
मेरा तो नहीं यहाँ पे हो पाएगा, आई डोंट थिंक इट इज माय डोमेन। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एज अ मदर आकर और आप अच्छा कर लोगे, हमें पता है, आप आ जाओ। तो मैंने रात को बैठ के हाथ से सारे प्रॉप्स बनाए, पोस्टर्स वगैरह बहुत कुछ बनाया, तैयारी वैयारी करी, बिकॉज मेरे को वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो सब ज्यादा पसंद नहीं है मुझे। पोस्टर्स हैंडमेड बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, खुद ड्रॉ करके सब। मैं मेहनत करके अगले दिन में मैं यही सोच के जा रही थी कि ये एक सेशन दे देती हूँ, ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो मैं आज जा रही हूँ जस्ट कि मेरे उनके साथ हाँ, अच्छे क्योंकि टर्म्स है। उन्होंने इंसिस्ट बट किया था इसलिए मैं आज उन्होंने जा रही हूँ जी। बट बिलीव मी, जब मैं उन बच्चियों के साथ जुड़ी ना, वो दिन है और आज का दिन की, मैं आई कांट थिंक माई लाइफ, मतलब ये विदाउट दी सेशंस। जब ये कोविड टाइम भी था तो मैं ऑनलाइन भी कर रही थी, क्योंकि थोड़े दिन सेशन नहीं होता तो आई स्टार्ट मिसिंग दीज गर्ल्स एंड देयर क्वेरीज एंड देयर इनोसेंट एंड देयर वेरी सिली सिली जो चीजें पूछते हैं ना, इट टच योर हार्ट कि वो कितने इनोसेंट है और उन्हें कुछ नहीं पता। जब मैं वहां गई तो वहां पे इतने सारे बच्चे थे और मेरा 1-1.5 घंटे का सेशन था। आफ्टर द सेशन नो गर्ल वॉज रेडी टू स्टैंड एंड गो बैक, और मेरे को वहां पे 1-1.5 घंटा और रुकना पड़ा बिकॉज दे हैड सो मेनी क्वेश्चंस। दे वर लिटरली होल्डिंग माय हैंड, और वो मुझे वहीं पे ही चाहते थे कि मैं वहीं रुक जाऊं और उनको पूरा का पूरा गाइड करूं। तो मुझे समझ में आया कि बच्चे बहुत हेल्पलेस है, उनके घर में इस बारे में बात करना भी अलाउड नहीं होता है। वो एक दूसरे को एल्बो करके और कान में और ऐसे बहुत ज्यादा इस चीज से शर्मिंदगी और बहुत ज्यादा ऐसा महसूस करते, दे के नॉट टॉक ओपनली। आप ये सोचो, बच्चों को पैड्स दे रहे थे ना, कुछ बच्चों ने पैड्स लेने के लिए मना कर दिया कि अगर हम ये घर में लेके जाएंगे तो हमें हमारी पिटाई होगी, क्योंकि हमारे घर में इस बारे में बात नहीं करते हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करता है, इस बारे में कुछ पूछ नहीं सकते। मतलब एक बच्चा सोचो जिसके साथ ये चीज स्टार्ट हो और उसे पता ही नहीं है कि वो है क्या, उसको सिर्फ ये बोला जाता है महीने में होगा और इस बारे में बात नहीं करनी है, ना आपको बात करनी है ना आपको कुछ पूछना है। एक बच्चा जिसके दिमाग में इतने क्वेश्चंस हैं, उसको कोई इंटरनेट नहीं है, उसके पास कोई गूगल नहीं है, ना उसको समझ में आ रहा है कि किससे बात करूं। वो बच्चियों को जब जाके आप एजुकेट करते हो ना, उसका जो एक सेटिस्फेक्शन है और जो आपको एक कंटेंटमेंट है, उसने मुझे आज तक इनके साथ जोड़ा हुआ है। एंड दीज गर्ल्स रियली नीड सो मेनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर दैट आई थिंक थोड़े टाइम में बहुत लोगों को आगे आना चाहिए और जाकर इनको सेशन देने चाहिए। नो मैटर आप किस भी फील्ड से हो, आपको कितना भी नॉलेज है, क्योंकि एज अ मदर एज अ सिस्टर आप जाके गाइड कर ही सकते हो। तो और लोगों को भी जुड़ना चाहिए और इनको एजुकेट करना चाहिए जाकर। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन किया है कि क्या एक माहौल रहता है घर में कि लड़कियां अपने क्वेश्चन रखना तो दूर, वो पूछ भी नहीं सकती हैं। इतना वो शर्मिंदा, इतना एम्बेरेस होती हैं कि इस टॉपिक पे बात करना एक शर्मिंदगी की बात है। उसका एक और रीजन है। इंडिया में नहीं, मैं कहूँगी वर्ल्ड वाइड जो सबसे लाइफ के जो सबसे बड़े टर्न होते हैं, लाइक एक लड़की जब 13 या 12 की एज में होती है तो उसको पीरियड से स्टार्ट होते हैं, तो ये एक शर्मिंदगी की बात मानी जाती है। उसके बाद एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद एक लड़की माँ बनती है। तो ये लाइफ के लड़की की लाइफ के वो टर्न्स हैं आई थिंक जिनकी क्लासेस पहले होनी चाहिए। शादी के बाद भी हम लोग इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाते हैं जिसकी हमारी लाइफ में कभी कोई क्लास नहीं हुई। किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से दूसरे के घर पे रह के आप डील करोगे, किस तरीके की सिचुएशंस आएंगी, आई थिंक इसके बारे में भी क्लासेस होनी चाहिए। और माँ बिल्कुल बनने सही। से पहले भी होनी चाहिए अवेयरनेस कि आप माँ बनेंगे, आपके किस तरीके के हार्मोन्स चेंज होंगे, आप किस तरीके से मूड स्विंग्स होंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को आई थिंक नहीं पता होगा कि जब पीरियड्स में रहती हैं लड़कियां या फिर जब माँ बनती हैं तो किस तरीके से मूड स्विंग्स होते हैं, और जिससे काफी एक इरिटेशन भरा माहौल बन जाता है घर में। सबको लगता है कि नहीं, ये तो मतलब डेली चिड़चिड़ी रहती है, ये तो ऐसा रहता है, बट इट्स अ नेचुरल थिंग कि ये नेचुरली होता है और सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये एक साइकिल की तरह होता है। एक वीक में आपका मूड अच्छा रहेगा, एक वीक में आप सैड रहोगे, एक वीक में। और ये आई थिंक फीमेल बॉडी का एक पार्ट है जो इस तरीके से चीजें होती हैं और हमें उनको उसी तरीके से समझ के चलना जरूरी है। तभी जैसे ओके आपने मैम। कहा ना कि जी। मेल्स को भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है ताकि वो ये मूड स्विंग्स को समझे और उन्हें सपोर्ट करे।
और सामने से कंफर्ट क्रिएट करे अपने घर की सब फीमेल्स के लिए। और यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी जो हम नहीं रियलाइज करते हैं, हम लोग जो रहते हैं ना, हम लोग ज्यादातर सबके यहाँ एटलीस्ट ये होता है कि एक दूसरा रूम है, कि आप अगर नहीं ठीक फील कर रहे, आप दूसरे रूम में गए, आपने अपने आप को थोड़ा, आपकी मेरे को अपना अपने हाँ, स्पेस थोड़ा में मैं रहना। आराम से लेट उन जाती हूँ जी। बच्चों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज, और जो कि एक मेन, मैंने उन बच्चों से बिल्कुल बैठ के उनके लेवल पे बात करी कि क्यों नहीं बात करना, अपनी मम्मी से क्यों नहीं बात कर सकते, अपनी बहन से क्यों जी। नहीं बात कर सकते। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा एक कमरे का घर होता है, एक झोपड़ी है या एक घर है, एक कमरे का, उस कमरे में वहाँ पापा बैठे हैं, भाई बैठा है, और उसी कमरे में वो मम्मी बोलते हैं कि बात अभी नहीं करो इनके सामने। और वो ऐसा होता नहीं है कि वो होना, उनको वो मौका ढूंढना पड़ता है कि जब पापा घर पे नहीं है, भाई घर पे नहीं है, तब हम इस बारे में बात करें। तो it जी। literally brought tears in my eyes that girls are so helpless कि एक नॉर्मल, एक बॉडी की एक नॉर्मल सी प्रोसेस के लिए उनको बात करने के लिए वो मौका ढूंढना पड़ता है, जबकि उनके घर में उनके फैमिली मेंबर्स नहीं है। तो हमें ये चीज के बदलाव लाने की बहुत बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। और अभी तो जैसे सिटीज में ये हो गया है कि चलिए 2 रूम है तो 2 रूम में अटैच बाथरूम होंगे, लेकिन अभी भी जैसा आपने बताया कि घर में बस एक ही रूम है या 2 रूम होंगे मैक्सिमम, जिसमें लोग आराम से सेटल हो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। लेकिन इन दिनों में लड़की को जितना एक स्पेस चाहिए, क्योंकि उसको बाथरूम भी ऐसा चाहिए कि वो इजिली लाइक यूज कर सके, उसमें उस टाइम कोई ना हो जिस टाइम उसको चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हेजिटेशन आता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है अगर, तो ये चीजें क्योंकि हमें वो फील कराया जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंफर्टेबल सिचुएशन, दिस इज अ एम्बेरेसिंग मोमेंट्स, तो ऐसा आई थिंक इसलिए होता है। तो ये चीजें बहुत एनालाइज करने की जरूरत है, और कम से कम इन पर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो छोटी बच्चियां हैं जो शुरुआत आपने करी है, आई हैट्स ऑफ टू यू मैम, कि वो बहुत अप्रिशिएबल एफर्ट है। बच्चे को उसी लेवल पर समझाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो इमोशनल और मेंटल सिचुएशन होती है, आई थिंक उसको कोई नहीं समझ सकता। और बच्चों का इमोशनल इम्बैलेंस रहता है कि हम किससे बात करें, किससे पूछें, और वो उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। आई थिंक बीइंग अ मदर, सबको अपनी बेटी को कम से कम, मैम आज हमारे साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि किस तरीके से और किस टाइम पे अपनी बेटी को ये क्लास दी जाए कि अभी लाइफ में कोई इतना बड़ा चैलेंज फेस किया है जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो, और क्या वो आपके तरीके थे लाइक कि किस तरीके से उसको डील किया आपने? uh, मैंने ना ये चीज वही मेरे पेरेंट्स से ही एक चीज सीखी है कि जैसे कोई बहुत वर्स्ट सिचुएशन भी हो, तो उसमें बस सिर्फ पॉजिटिव, अगर आप, आपका जैसे एक टाइम आता है ना जब हम गिव अप, या हम जब गिव अप कर रहे होते हैं, या जब हमारा मन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि नहीं, थिंग्स आर नॉट गुड अराउंड, उस टाइम पे ना आप उस सिचुएशन में और उस इंसान में ना सिर्फ पॉजिटिव ही देखेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना शायद आगे बढ़ना पॉसिबल ही, और उस टाइम उसमें पॉजिटिव देखना ना उस इंसान के लिए जरूरी नहीं है, उसका कुछ फायदा नहीं होता, उसमें हमारा ही फायदा होता है। तो चैलेंज तो मैं, आई विल कंसीडर माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी फॉर्चुनेट। आई थिंक दैट वी ऑल आर गॉड स्पेशल चाइल्ड। तो मुझे कोई बहुत बिग चैलेंजेस ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे चैलेंजेस, जैसे आपने बोला ना कि एक छोटी सी बच्चे, एक लड़की को नहीं पता होता आफ्टर मैरिज कैसे रहना है। आपका जब फर्स्ट बेबी होता है ना, आप खुद बेबी ही होते हो, आप खुद ही बच्चे होते हो, आपको कुछ जी। नहीं पता होता है कि एक बच्चे के हाथ में बच्चा दे दो कि उसको क्या करना क्या है, कैसे उसको डील। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस लाइफ में आए, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि यू शुड नॉट स्टॉप, एंड उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ, हर सिचुएशन में पॉजिटिव होता ही है। उस सिचुएशन में सिर्फ पॉजिटिव को फोकस करके, और जो आप आगे देखना चाहते हो अगर आप उसे देखोगे तो वो ही होगा और वैसा ही हो जाएगा। इंस्टेड जितना आप नेगेटिव पे फोकस करोगे या जितना उस प्रॉब्लम को बड़ा बनाओगे वो और बड़ी बन जाएगी। यही सिखाया है, और हम गर्ल्स को तो स्पेशली यही सिखाते हैं कि एडजस्ट, और उस टाइम पे रीएडजस्ट इतनी बार करो जितनी जितनी बार जरूरत पड़े, लेकिन उस सिचुएशन में पॉजिटिव देखो,
तो वही देखते चले आए और सच में वो वर्क करता है। नाउ आई कैन हम्म, से, मतलब आई कैन से टू माय गर्ल्स आल्सो दैट इट वर्क्स, हम्म, वो वर्क करता है। चैलेंजेस जी तो ये मैंने आपको जरूरी बताया है। ना, बहुत डिस्करेज किया था जब सोशल वर्क के लिए भी। और जब हम्म, मेरे फादर ने भी मुझे डॉक्टर बनाने के लिए घर में और सब, तो लोग डिस्करेज करते हैं कि आप अपने बेटे को बना देना, पर बेटी के लिए क्यों इतना कर रहे हो। ये सब हम्म, चीजें सब लोग फेस करते हैं, चाहे कितनी भी कैसी भी बड़ी फैमिलीज हो, कैसे भी हो। तो हम्म, प्रॉब्लम्स बस ऐसे ही आई, जैसे एक ब्रीज आता है और चली गई, क्योंकि वो हम्म, उनसे आप रुको नहीं, चलते जाओ, कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता चला जाएगा। जी वेरी नाइसली सेड। ओके मैम, लाइफ में इतना मोटिवेशन, इतना स्पार्क कहाँ से आता है? ये कौन, हु इज योर मोटिवेशन एंड हु इज योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? माय इंस्पिरेशन, मेरे को पहले बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, बहुत अच्छा ब्रदर, मतलब बहुत अच्छी फैमिली, एंड देन हम्म, बाय गॉड ग्रेस आई एम ब्लेस्ड विथ इक्वली गुड इन लॉज एंड माय हस्बैंड। सो आई फील दे ओके। आर माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ, दे आर माय स्ट्रेंथ ऑफ पिलर। बहुत अच्छा लगा कनिका जी आपसे बात करके, और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। एक जो आपका थॉट प्रोसेस है वो इतना डिवाइन है, इतना इंस्पिरेशनल है एक्चुअली फॉर एवरीवन। और जिस मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे आप काम कर रहे हैं वो बहुत अप्रिशिएबल है। आपका एफर्ट, जिस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज आप कहीं ना कहीं बच्चों को दे रहे हैं, जो सच में देनी चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर, जो हमारी बीइंग अ मदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो क्लोज करने से पहले आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे मैम, कि इस प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि आप सोशल वर्क के लिए ना कोई एज, कोई एनजीओ, कुछ भी मत ढूंढो। अगर आपका मन अच्छा है और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो ना किसी के लिए, तो आपके जी, बस इरादे ही नेक होने चाहिए, और आप अपने घर से ही शुरुआत करो। आप अपने आसपास से ही थोड़ी शुरुआत करोगे ना, तो और किसी भी एज पे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप सोशल वर्क के लिए एक ओल्ड एज में जाकर ही, कि अभी मेरा करियर का टाइम है, अभी मेरा ये टाइम है, ऐसा नहीं होता। जिसने जो करना होता है वो शुरू से ही कर लेगा, और जिसने नहीं करना वो ओल्ड एज में भी नहीं करेगा। तो आई वुड से कि सोशल वर्क आप राइट, छोटे बच्चों से ही, उस एज से ही आप खुद भी करो और अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करो, ताकि वो आगे एक बेटर ह्यूमन और बेटर सिटीजन बन सके कंट्री का, और वो कंट्रीब्यूट कर पाए अपना पार्ट। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है, और इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। It was all my pleasure, Sonika, and you are doing wonderful, wonderful job by giving us this platform. बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी वीकनेस हमें खुद नहीं पता होती है। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी को बताते हैं, जी, तो ऐसा कहीं महसूस होता है दैट वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और आगे भी बहुत जाना है। तो आप एक ऐसे इंसान हो और ऐसा एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा माध्यम दे रहे हो जिससे हमें और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और अच्छा काम करने के लिए। तो यू आर पार्ट ऑफ एवरीबडीज गुड वर्क। थैंक यू सो इट्स मच। माय ऑनर मैम, इट्स। तो इसी के साथ आज कनिका जी से विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल स्टोरी के साथ, एक नए रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। Thank you. Thank you so much. Thank you.